मेरे हम सुखन, मेरे हम कलम, मेरे हम ख्याल, मेरे हम जुबां, जरा साथ आ, जरा बात कर, जरा कुछ बता, जरा कुछ सुना। मेरे हम सुखन, मेरे हम कलम, मेरे हम ख्याल, मेरे हम जुबां। नमस्कार, आदाब, खुश आमदीद। हम सुखन के आज हमारे जो मेहमान हैं वो एक ऐसे खूबसूरत शायर हैं, चेहरे से भी, अपने व्यक्तित्व से भी और अपनी शायरी से भी, जिन्होंने न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में अपने न जाने कितने चाहने वाले बनाए हैं। बहुत अलग अंदाज है उनका, जो लहजा है वो बहुत सादा है और ऐसा है कि हर किसी को बिल्कुल बांध लेता है। भरपूर मोहब्बत है उनकी शायरी में, भरपूर संजीदगी है और भरपूर चुलबुलापन है। ऐसे खूबसूरत शेर भी आपको मिलेंगे कि आप सुनेंगे तो मुस्कुराहट सहज ही आपके चेहरे पर आ जाती है, और ऐसे गंभीर शेर भी हैं कि आप कहीं अंदर उसको बहुत गहरे में महसूस करते हैं। इन्होंने हिंदी गजल जिसको कहते हैं वो भी लिखी है, जो उर्दू की गजल है वो तो लिखी ही है, दोहे भी लिखे हैं, छंद भी लिखे हैं। एक इनका गजल संग्रह भी प्रकाशित हुआ है, गजल से रिश्ता। तो आइए मिलते हैं हम आज के हमारे मेहमान शायर से। बहुत बहुत स्वागत है भाई आदिल रशीद जी आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, शुक्रिया बहन, बहुत-बहुत शुक्रिया हम सुखन का और आपकी तंज़ीम का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और पाकिस्तान के जो नाज़रीन हैं, उनको मेरा बहुत-बहुत आदाब। आपने मुझे मेरा इंतख़ाब किया, मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं खुदा का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप सब लोग ठीक हैं? जी जी जी, हम सब भी ठीक हैं। और एक बात है कि दुनिया आपको जानती है आदिल रशीद के नाम से। जी, जी। असली नाम है आपका लईक अहमद, जी, और जी। जो गजल संग्रह आपका आया वो आया चांद तिलहरी के नाम से। जी, जी, जी। तो बंदा एक नाम तीन, ये तो बहुत नाइंसाफी है। ये क्या किस्सा है भाई? बहन दरअसल बात ये आप इत्तेफ़ाक ये है कि आपने सिर्फ़ 3 नाम सुने हैं मेरे। और भी हैं? जी, दिलचस्प वाक़या ये है जी कि जब मेरी पैदाइश हुई जी 25 दिसंबर 1967, रमज़ान का ही महीना था, जैसे कि अब रमज़ान का महीना है, बहुत सी चीज़ें हम तक वालिदैन के ज़रिए पहुँचती हैं क्योंकि बचपन का तो हमको कुछ याद नहीं होता है। जी जी जी। जब 25 दिसंबर 1967 को रमज़ान का महीना था, तो मेरी वालिदा रोज़े से थी, जब मेरी पैदाइश हुई। जन्म हुआ, जी। और अल्लाह की मसलहत या क्या समझिए कि मेरी वालिदा को दूध नहीं उतरा हम्म, और उस वक़्त हमारी जो जैसे मैंने बताया कि मेरी पैदाइश कालागढ़ पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में हुई, उस वक़्त वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ करता जी। था। तो जब मेरी वालिदा को दूध नहीं उतरा तो हमारे घर के ही पड़ोस में अहले बैत एक रहते थे। लेडी थी जो हमारी वालिदा को बाजी कहा करती थी। हम्म, तो उन्होंने ही मुझे सबसे पहले दूध पिलाया और वो अपने घर ले जाती, मेरे घर आकर के मुझे दूध पिलाती, क्योंकि वालिदा को दूध ही नहीं उतरा था। जी। तो उन्होंने ही मेरा नाम चाँद रखा, प्यार अच्छा। से वो चाँद कहा करती थी और एक नाम उन्होंने और दिया था, जी। जो उनका ही दिया हुआ था, वो था अब्बास। अच्छा। तो एक नाम उनका दिया हुआ था चाँद और एक था अब्बास। तो जब मैं बड़ा हुआ तो सब चाँद ही चाँद मुझे घर में कहते थे। हम्म, और क्योंकि मेरे जो पूर्वज यानी कि जो हमारे आबा-ओ-अजदाद थे, वो तिलहर शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक कस्बा है तिलहर, जी। बहुत मकबूल कस्बा है।
जहाँ बड़े-बड़े दानिश्वर पैदा हुए, अख्तर तिलहरी, अल्लामा महबूब हसन खान नैयर तिलहरी, वहशी तिलहरी और ज़ेबा तिलहरी वाह! और हज़रत ताहिर तिलहरी जैसे बड़े शख्सियात ने वहाँ जन्म लिया, पैदाइश हुई उनकी। तो बड़ा ही मतलब यानी मकबूल अदब के हवाले से वो है। तो तिलहर से हमारा ताल्लुक था, तो इसलिए अपने नाम के आगे तिलहरी लगा दिया। जी, और चाँद क्योंकि रखा हुआ नाम था, सब घर में कहते थे, तो जो मेरा ग़ज़ल से रिश्ता नाम से पहला मजमूआ आया था, जी। वो चाँद तिलहरी के ही नाम से आया। हुँ, और उसके बाद हम जब शुरुआत करते हैं शायरी की, तो हमको ये एहसास नहीं होता है कि हम आगे जाके कितने मकबूल होंगे। सिर्फ़ ऐसी तबा-आज़माई होती है, तफ़रीह के लिए शेर कहता है आदमी। अल्लाह ने हमारी किस्मत में शोहरत लिखी थी, सब कुछ था। तो उसके बाद सिलसिला चल निकला और 1992 में मैं दिल्ली आ गया रोज़ी-रोटी की तलाश में। और 1992 में दिल्ली जब आया तो 1990 में मेरा जो पहला मजमूआ था ग़ज़ल से रिश्ता, जी, वो आया था, जो कि मेरे एक ग़ज़ल है उसमें से उसकी रदीफ़ थी ग़ज़ल से क्या रिश्ता। तो जी। उसमें शेर था कि जो गुज़रती है बस वो कहता हूँ, जो गुज़रती है बस वो कहता हूँ, वरना मेरा ग़ज़ल से क्या रिश्ता। वाह! तो जो पहला मजमूआ आया था तो उसी में से वो नाम का इंतखाब किया गया और ग़ज़ल से रिश्ता जो था मेरा मजमूए का पहला नाम रखा गया। 92 से आकर के मैंने शायरी को हमेशा के लिए बदिल बर्दाश्ता खैरबाद कह दिया, क्योंकि बड़ी गिरोहबंदी बड़ी और ये सब चीज़ थी और रोज़ी-रोटी की तलाश में आए थे और बुज़ुर्गों से ये सुना था कि शायरी जो होती है वो रोज़ी-रोटी पर बहुत असरअंदाज़ होती है, बहुत मुतासिर करती है उसको। जी। तो मैंने उसको छोड़ दिया और फिर 2004 में दोबारा से यही आदिल जो चांद तिलहरी था वो आदिल रशीद के नाम से दोबारा मंज़र आम पर आया। और अब आप ये पूछेंगे कि ये आदिल नाम कहाँ से आ हाँ, गया? ये बिल्कुल यही पूछने वाली थी कि ये किसने ये दिया फिर नाम? ये नाम मुझको दिया था एक अहले बैत के शायर थे हज़रत तमन्ना अमरोहवी मरहूम, जी। जिनका घर हमारा मकान नंबर था 824 सी 824 जी। वर्क चार्ज कॉलोनी कालागढ़ हुँ, और हुँ। उनका मकान नंबर था सी 823, यानी हमारी दीवार से दीवारें मिली हुई थी। जी, जी, तो उनके घर मजलिसें होती थी, महफ़िलें होती थी और बदस्तूर होती थी। जी। तो जब मैं छोटा था तो घुटनों-घुटनों चला जाया करता था, फिर बड़ा हुआ तो बैठ जाता था। हुँ, वहाँ बड़े कमाल के मुदल्लल कलाम मैंने सुने। मैंने अपनी जो एक किताब आखिरी परवाज़ अपने उस्ताद की मुरत्तब की, उसमें मैंने लिखा भी है। तो वहाँ जो मजलिसें थी और महफ़िलें थी जो मैंने सुनी, तो वो मेरे कहीं अंदर पेवस्त होती चली गई। और फिर उसके बाद जो मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला शेर कहा वो सलाम का था। वाह! पहला शेर जो था वो मैंने सलाम का था कि अधूरा लगता है ये लफ्ज़ तन्हा लिखा हुआ। वाह! उस वक़्त मेरी उम्र ग़ालिबन 9 या 10 साल रही होगी और पता नहीं कैसे एक आमद हुई और एक शेर मेरे यहाँ हो गया कि अधूरा लगता है ये लफ्ज़ तन्हा लिखा हुआ, जहाँ पे प्यास लिखा है, हुसैन भी लिखिए। वाह! तो बहुत हज़रत तमन्ना अमरोवी साहब बहुत खुश हुए जी, और उन्होंने जो था मेरे वालिद अब्दुल रशीद, जो मेरे रशीद मेरे वालिद का नाम है, जी। तो उनसे कहा कि रशीद साहब आपका बेटा तो आगे चलकर मतलब यानी कि इस छोटी-सी उम्र में इसने सलाम का हुँ, इतना अच्छा शेर कहा और मेरी नज़र में तो ये जन्नती आज से ही हो गया। जी। तो मेरी तो उम्र बहुत छोटी थी, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम लईक़ से आप आदिल कर दीजिए। हुँ, ये तमन्ना अमरोही साहब ने कहा, लेकिन वो खैर नहीं मानी गई वो बात। हुँ, लेकिन जब मैंने अपना नाम चांद तिलहरी से बदला, तो मेरे ज़हन में वो बात थी कहीं जी, कि तमन्ना अमरोही साहब ने मुझे नाम आदिल दिया था बिल्कुल। और फिर मैंने आदिल नाम को अपना लिया और जो वालिद का नाम था वो आगे लगा लिया निस्बत के तौर पर। तो इस तरह मैं चांद तिलहरी से आदिल रशीद हो। जी, जी। तो आपने बहुत छोटी-सी उम्र से लिखना शुरू किया और आपने बहुत अलग-अलग चीज़ों पे अलग-अलग विधाओं में लिखा है कहना चाहिए, दोहे भी लिखे हैं, छंद भी लिखे हैं और ये किस तरह ये सारी चीज़ें हुई? ये मुझे थोड़ा दर इसके क्रम के बारे में और मैं कुछ सुनना दरअसल भी चाहूँगी।
दरअसल होता क्या है प्रीता जी, कि हमारे ऊपर बहुत असर होता है कि जो हम सुनते हैं या जिनसे हम मुतासिर हो जाते हैं। बिल्कुल। वो दौर था कि जब मैं कालागढ़ में पैदा हुआ, वहीं पढ़ाई लिखाई हुई और मेरी शिक्षा जो थी वो हिंदी माध्यम से हुई। तो हिंदी मेरे तालीम से आई जी। और उर्दू और अरबी के अब्बू बहुत जानकार थे, घर में उर्दू का माहौल था। अब्बू बहुत सुखन फहम थे, अक्सर महफिलें सजाते थे घर के अंदर। तो धीरे-धीरे वो शायरी असरअंदाज हुई और जो सबसे ज्यादा पहले मुझ पर गालिब हुए, मुझ पर जिनका असर आया, वो थे काका हाथरसी। अरे वाह! हाँ, काका हाथरसी से मैं बहुत प्रभावित हुआ, बहुत मुतासिर हुआ और जी। उन्हीं के अंदाज में कुछ तुकबंदियां करने लगा। कुछ तो उस वक्त सुनाइए। कालागढ़ में जो पीटीसी का जो था, कालागढ़ में पीटीसी का जो था, बड़ा आवाज सुनते थे कि यहाँ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा हुँ, और वो ये होगा। तो उसी वक्त मैंने एक कहा था कि कालागढ़ में पीटीसी का, क्योंकि जो काका हाथरसी का जो था वो 6 मिसरों का कहने का अंदाज था बिल्कुल, और वो बिल्कुल। उनके छक्के बहुत मशहूर थे। हुँ, तो हुँ। वो गालिब मुझ पर हो गया, वो असरअंदाज था क्योंकि वो जमाना काका हाथरसी का ही था और हाँ, उस दौर में वो काफ़ी छाए हुए थे, और बिल्कुल। काफी छाए हुए थे। हाँ, वही दौर था, हाँ, गालिबन 79, 80, 81, 82 की बात होगी। जी। तो काका हाथरसी को बराबर सुनते थे, पढ़ते थे, उनके किताबें बिकती थी, वो पढ़ते थे। हुँ, तो मैंने सबसे पहले जो सलाम का शेर कहा था, उसके बाद जो मैंने कहा कि कालागढ़ में पीटीसी का खूब हुआ प्रचार, हुँ, पीटीसी की आड़ में चला राजनीति हथियार, चला राजनीति हथियार, सेंटर खुलना पाया, चारों ओर घूमता अब बेरोजगारी का साया, क्या हुँ, चली है चाल दिल खुश हो गया मेरे आका, था शांत कर दिया घोषित अशांत इलाका। क्योंकि वाह! वो हाँ, पीटीसी का हुआ था कि यहाँ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, उसके बाद में एक खबर आई कि ये बड़ा अशांत इलाका है, इसलिए यहाँ पुलिस ट्रेनिंग सेंटर नहीं खोला हुँ, जाए। हुँ, तो वो कुछ एक जी, मजमून मेरे पास में आया, मैंने बांध दिया। जी। फिर उसके बाद मैंने एक कहा कि भारतवर्ष में फैल रही दहेज प्रथा की आग, हुँ, भारत के इतिहास में लग रहा भयंकर दाग, भारतवर्ष में फैल रही दहेज प्रथा की आग, भारत के इतिहास में लग रहा भयंकर दाग, लग रहा भयंकर दाग दूल्हे यहाँ है बिकते, आजकल के युवा खुद इसके जाल में फंसते, कह वाह! चांद क्यों रहे प्रेम विवाह को टाल, प्रेम विवाह से कट सकता है दहेज प्रथा का जाल। वाह! हमारे घर के पड़ोस में एक पंडित जी रहा करते थे, चतुर्वेदी। तो मेरा दोस्त था प्रदीप चतुर्वेदी, उसके फादर थे, हुँ, हुँ, पिताजी थे वो भी कुछ रचनात्मक थे, साहित्यकार थे। तो हुँ, उन्होंने मेरी ये 2 रचनाएँ जो थी उस वक़्त के अखबार में हिंदुस्तान में भेज दी थी और अच्छा, हिंदुस्तान ने वो दोनों ही, ये जो मेरे दोनों रचनाएँ थी वो प्रकाशित कर दी। जब वो हुँ, अखबार में आई तो हमारे संस्कृत के गुरु हुआ करते थे, नंदन जी, जिन्होंने हमें संस्कृत पढ़ाई। जी, तो उन्होंने जब अखबार में सवेरे को देखा तो वो अखबार लेकर के आए और मैं क्लास में बैठा हुआ था। हुँ, तो हुँ, उन्होंने मतलब ये कहा कि भई ये रचना किसकी है? हुँ, तो वही ज़ाहिर-सी बात है कि मैंने अपने मित्रों को भी सुना रखी थी। हुँ, मेरे बोलने से पहले ही एक लड़का था राजकिशोर शर्मा, तो हुँ, वो बोल उठा कि ये तो चाँद की है। हुँ, तो मैंने कहा हाँ, चाँद की। और उन्होंने फिर पिताजी को बताया कि आपका बेटा तो शेर कहता है और हुँ, उसने प्रकाशित भी हुई हैं। तो मेरे अब्बू को बड़ी हैरत हुई और उन्होंने ये कहा कि आप किस तरफ जा रहे हो? हुँ, मेरे अब्बू क्योंकि साहिर लुधियानवी के बहुत बड़े दीवाने थे, अच्छा, उनके बहुत बड़े मद्दाह थे। तो जी, उन्होंने मुझसे कहा कि आप साहिर को पढ़िए, हुँ, जान मियाँ आप साहिर को पढ़िए और फिर अगर आप शेर कह रहे हैं तो आपको साहिर को पढ़ना चाहिए। हुँ, तो ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने फिर एक किताब मुझे साहिर लुधियानवी की हिंदी में मँगा कर दी, परछाइयाँ और तल्ख़ियाँ 2 थीं। वो जो मैंने पढ़ी तो फिर साहिर ही गालिब हो गए मेरे ऊपर। फिर हुँ, वो तो सिलसिला जो था वो हिंदी में कहने का, हिंदी में ग़ज़लें भी कहीं मैंने बाद में, हिंदी ग़ज़लें कहीं जी, जिनमें हिंदी शब्दों का प्रयोग किया, हिंदी लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद साहिर का जो सहर था, वो जी, ऐसा गालिब हुआ कि फिर साहिर के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया दुनिया में। हुँ, हाँ, हुँ, पाकिस्तान के बहुत सारे शायरों को एक मैं ज़िक्र करना चाहूँगा बहुत, कि मेरी मुँहबोली बहन थी जिनका नाम था खैरुन।
हमारा एक दोस्त था, क्योंकि मैं जब कालागढ़ में पैदा हुआ, वो एक कंपोजिट कल्चर था, सभी मजाहिब के लोग वहां रहते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, सभी सरकारी अलग अलग देश के कोने कोने से आए हुए लोग सरकारी प्रोजेक्ट में होते हैं, वैसे ही थे। तो कमोबेश घर, हर जगह वही माहौल था उस दौर में, हर जगह हर हाँ घर हाँ, में वही माहौल था। जी 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 जी। जी तो हमारी एक शमीम लड़का था जो हमारा दोस्त था और हमारे घर के पड़ोस में रहती थी, वो उनकी बहन थी खैरुन। जी तो खैरुन जो थी वो, क्योंकि उस जमाना जो था रिसालों का जमाना था, जी तो ये टेलीविजन, ये यूट्यूब और ये सब फेसबुक और व्हाट्सएप वो वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं था, टेलीफोन तक नहीं थे, टेलीविजन भी नहीं था, या रेडियो था या फिर रिसाले थे। जी तो वो हमेशा दस्तूर से रिसाले मंगाया करती थी, जैसे पाकीज़ा आंचल और क्या कहते हैं, पाकीज़ा आंचल, महकता आंचल, पाकीज़ा आंचल और खातून मशरिक, ये रिसाले बहुत बदस्तूर से मंगाती थी। तो मैं भी उनके पास कोई जरिया नहीं था, तो वो मुझसे ही कहा करती थी कि चांद जरा मेरा रिसाला ले आओ जा करके। तो मैं वहां से कालागढ़ से कच्ची कॉलोनी जाता था, और कभी कभी 17 किलोमीटर दूर अफजलगढ़ एक जगह पड़ती थी, वहां से रिसाले लेने जाता था। रिसालों की, पत्रिकाओं की ये दीवानगी थी। तो वो भी मैं पढ़ता था और खैरुन बहन पढ़ के सुनाती थी, तो बड़ा मुतासिर हुआ। कभी कभी पाकिस्तानी रिसाले मिल जाया करते थे, तो पाकिस्तानी रिसालों में जो गजलें पढ़ने को मिलती थी वो तो कयामत होती थी। तो उनका भी असर फिर मेरे ऊपर आया, और पाकिस्तानी अदब से बेपनाह मुतासिर होता चला गया मैं। उसमें नासिर काज़मी को पढ़ा है, अहमद फराज साहब को पढ़ा, और फिर जहां जहां से जो मिलता जाता था वो पढ़ते ही जाते थे, पढ़ते ही जाते थे। और फिर कुल मिलाकर के ये हुआ कि जैसे आप कभी किसी से मुतासिर होते हैं तो वो लहजा आप अपना लेते हैं, कभी जी किसी से मुतासिर होते हैं तो आप वो लहजा अपना लेते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक मिक्स लहजा बनता चला गया। और आसान लफ्ज, जहां तक सवाल ये है कि मैंने हमेशा इस बात को महसूस किया कि आज की तारीख में या उस जमाने में उर्दू दां जो है, वो जब भी कोई इंतकाल होता है तो वो उर्दू वाले का होता है। अब नए उर्दू वाले तो पैदा हो नहीं रहे हैं पढ़ने वाले। जी मतलब आप ये समझ लीजिए कि आज की तारीख में मेरी भी बच्चियां हैं तीनों, वो क्या कहते हैं, इंग्लिश की तरफ मुतवज्जो हैं, इंग्लिश इंग्लिश मीडियम से पढ़ रही हैं। तो हिंदुस्तान में अब धीरे धीरे उर्दू का माहौल खत्म होता चला जा रहा है। मतलब उर्दू का लिखने का माहौल खत्म हो रहा है, उर्दू पढ़ने का माहौल खत्म हो रहा है, उर्दू बोलने का माहौल खत्म नहीं हो रहा। हिंदी हिंदी की भी यही हालत है। हिंदी को लोग सुन सुन के बोल लेते हैं, लेकिन लिखना पढ़ना बच्चे जो हाँ हाँ हाँ, बच्चे इंग्लिश की तरफ ही हैं सारे के हाँ सारे। वो बहुत तो खातून मशरिक रिसाले आते थे, तो उन रिसालों में मैंने पाकिस्तानी अदब को बहुत पढ़ा। जी और ये अब्बास ताबिश वगैरह तो उस वक्त इतना मकबूल नहीं थे। अहमद फराज थे, नासिर काज़मी थे, और तुराबी साहब थे, नसीर तुराबी साहब थे। इनकी गजलें भी खातून मशरिक में छपती थी और रिसालों में छपती थी। तो वो पढ़ा, तो धीरे धीरे शायरी की तरफ। और फिर जितना अच्छा आप पढ़ते हैं, ये बिल्कुल नौजवान जो सुन रहे हैं उनके लिए भी कहता हूं कि अच्छा कहने के लिए पहली शर्त है कि आप अच्छा पढ़िए, बिल्कुल बिल्कुल सही अच्छा सुनिए। बिल्कुल अगर अच्छा आप सुनेंगे और अच्छा पढ़ेंगे, तो फिर आपके यहाँ जो शेर पहले जाते हैं और तहत शऊर में उतर जाते हैं, जी लेकिन जो रिफाइन होकर बाहर आते हैं तो फिर वो अच्छे शेर बाहर आते हैं। जी बिल्कुल वैसा ही है। जैसे आपको अच्छी फसल चाहिए तो आपको पहले खेत को नरिश करना खेत, है, तैयार हाँ करना हाँ, है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। फर्टिलाइजर डालने हैं, सब डालने हैं, हाँ तैयारी करनी है, तब हाँ, आपको अच्छी फसल मिलेगी। तो ये जी 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 वो फर्टिलाइजर डालना है, अच्छी चीज पढ़ना, जी जी तब जी जाके आप अच्छी फसल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल जी। उस तरह की बात है। जी। अच्छा, आपने इसमें मुहावरों का प्रयोग भी आपके इसमें खूब है, बहुत बहुत सारे आपकी तो, बल्कि कोई-कोई गज़ल है जिसमें सारे के सारे शेर में कोई ना कोई मुहावरा आया है। जी जी, एक गजल तो ऐसी है जिसमें 36 मुहावरे हैं। हाँ, मेरे मेरे ख्याल से रिकॉर्ड है वो गज़ल। हाँ, वो कविता कोश पर एक ही गजल में 36 मुहावरे हैं। और अगर अल्लाह, कान को हाथ लगा के कहता हूँ, तौबा तौबा, अल्लाह कभी ऐसे ना कहे। अगर कोई शख्स एक मुहावरा बरत लेता है तो बड़ी शान से कॉलर ऊपर करके ये कहता है कि मैंने एक मुहावरा बरत लिया है। और उसमें लेकिन मेरे यहाँ बहुत सारे शेर ऐसे हैं जिनके दोनों मिसरों में, ऊपर मिसरा उला में भी मुहावरा है, मिसरा सानी में भी मुहावरा है। क्योंकि मुहावरात, जो मुहावरे होते हैं, मुहावराती जो जबान होती है, हुँ, वो बहुत रिच बनाती है।
क्योंकि 700-800 साल के सफर के बाद एक मुहावरा जो होता है वजूद में आता है। बिल्कुल। और मतलब एक मुहावरा कितनी बड़ी कहानी लिए हुए होता है। इधर आकर के एक मैं मुहावरों से बात चली तो एक बात बताता हूं कि एक मुहावरा है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हाँ, हाँ, अब इसकी कहानी किसी को नहीं पता है। मुहावरा तो बोल रहे हैं, लेकिन कमाल ये है कि ये एक मुहावरे को गलत तरीके से बयान किया जा रहा है। अच्छा। यहां लफ्ज कुत्ता नहीं है, यहां हमारे वालिद बताया करते थे कि लफ्ज है कुतका। कुतका, ओके। कुतका बोलते हैं। घर के बाहर एक खूंटी हुआ करती थी जिस पर आप घर वाले अपने गंदे कपड़े टांग देते थे कुतका पर। अच्छा। और धोबी वहीं से उठाकर ले जाता था और धोने के बाद पॉलिथीन में या किसी गठरी में बांध करके उसी कुतका पर टांग जाता था। धोबी दरवाजा भी नहीं खटखटाता था। इसलिए तो वो घाट का है। हाँ, ना वो घर का है ना घाट का है, तो वो धोबी का कुतका है। तो वो जैसे मिसाल के तौर पर ये मुहावरा है कि धोबी का कुतका न घर का न घाट का। अब अल्लाह जाने कुत्ता कहां से आ गया इसके अंदर, क्योंकि धोबी का जो कुत्ता होता है वो तो घर में भी रहता है और घाट में भी जाता है। वो तो जाएगा। जी जी। तो मुहावरे ऐसे तब्दील होते हैं। तो हमने मुहावरे अपने वालिद से बहुत सीखे, वो बात बात में मुहावरों का इस्तेमाल किया करते थे। फिर एक गजल थी मेरी जिसमें मैं गजल कह रहा था, और गजल कहने के बाद मैंने हिंदुस्तान और बर्रे सगीर के बहुत बड़े नाकिद प्रोफेसर कमर रईस साहब थे। और प्रोफेसर कमर रईस साहब दुनिया के लिए तो बहुत बड़े नाकिद थे ही, लेकिन हमारे लिए वो चचुआ थे, क्योंकि मेरे वालिद और प्रोफेसर कमर रईस साहब जो थे वो हम जमात थे। एक ही मतलब एक से लेकर के अव्वल से लेकर के और 8वीं क्लास तक मेरे वालिद ने और प्रोफेसर कमर रईस साहब ने एक ही स्कूल में और एक ही साथ तालीम हासिल की। क्योंकि कमर रईस साहब शाहजहांपुर में पैदा हुए, लेकिन उनका जो तरबियत और जो पालन पोषण जिसको हिंदी में कहते हैं, वो जो थी तिलहर में हुई, क्योंकि तिलहर में उनकी ननिहाल थी। तो हमारा घर और प्रोफेसर कमर रईस साहब का घर, हमारा मतलब मेरा दादियाल और कमर रईस साहब का ननिहाल बिल्कुल दीवारें मिली हुई थी। तो मेरे अब्बू और वो दोस्त थे, तो इस हिसाब से हम उन्हें चचुआ कहा करते थे हमेशा। तो एक बार मैंने गजल चचुआ कमर रईस साहब को सुनाई, तो उन्होंने गजल सुनने के बाद एक बात कही और ये कहा कि चांद, वो भी मुझे चांद ही कह के पुकारते थे, उस वक्त में आदिल रशीद हुआ भी नहीं था। तो उन्होंने ये कहा कि चांद, अगर इस गजल से आप 2 शेर बाहर कर दो तो ये हर शेर में मुहावरा है, तो ये मुहावरा गजल हो सकती है। मैंने उनकी बात पे गौर किया और वो 2 शेर के लिए अलग गजल कही। तो वो इस तरह से मुहावरे, जब मुझे ये कमर रईस साहब ने बताया कि आप क्या मुहावरे बहुत दस्तूर से आते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि एक एग्जाम्पल देता हूं कि क्रिकेट में अगर किसी बॉलर को विकेट मिल जाए तो वो और ज्यादा तवानाई से गेंदबाजी करना शुरू कर देता है। तो वही ऐसा हुआ कि जब उन्होंने कहा कि मुहावरे आ रहे हैं आपके यहाँ, तो फिर मैंने उस पर गौर किया और फिर मैंने मुहावरों पर ज्यादा फोकस किया और ज्यादा से ज्यादा मुहावरे शायरी में इस्तेमाल करने की कोशिश। कुछ एक अगर आपको अभी ध्यान में है तो आप कुछ सुना दें। देखिए, एक मतला है कि हथेली पर, देखिएगा दोनों मिसरों में एक मुहावरा आएगा कि हथेली पर वो ये कहता है कि सरसों उगाता है। हथेली पर वो ये कहता है वो सरसों उगाता है, मियाँ तुम फंस नहीं जाना वो बेपर की उड़ाता है। अरे वाह, क्या बात है। बेपर की हथेली पर कहता है कि वो सरसों उगाता है, मियाँ तुम फंस नहीं जाना वो बेपर की उड़ाता है। जुनूबी एक मुअम्मा है कभी गिरता है राहों पर, जुनूबी एक मुअम्मा है कभी गिरता है राहों पर, कभी पानी पे चलने का करिश्मा कर दिखाता है। वाह वाह। तो इस तरह से आते रहे कि जिस किसी दिन तुम उसूलों के कड़े हो जाओगे, जिस किसी दिन तुम उसूलों के कड़े होना एक मुहावरा है, जिस किसी दिन तुम उसूलों के कड़े हो जाओगे, बस उसी दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। जिस किसी दिन तुम उसूलों के कड़े हो जाओगे, बस उसी दिन अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे। वो जहां दीदा था उसने इल्म यूं आधा दिया,
वो जहां दीदा था उसने इल्म यूं आधा दिया, जानता था तुम बराबर से खड़े हो जाओ। वाह वो वाह। जहां दीदा, तो ये वो गजल है जिसमें पूरे 36 मुहावरे हैं। जी मैं महाजे जिंदगी पर सुर्ख रू हो जाऊंगा, मैं महाजे जिंदगी पर सुर्ख रू हो जाऊंगा, तुम अगर मेरे बराबर में खड़े हो जाओ। क्या बात है, क्या अब खूबसूरत। ये शेर जो है, अब ये पूछिए कि ये शेर आया आया कहां से। हम्म। ये शेर के पीछे एक कहानी है। जी। ये दरअसल महाभारत से आया ये शेर। जब अच्छा। कृष्ण के पास में जाते हैं और जी वो सेना मांगते हैं और वो प्रभु जी से कहते हैं कि बस आप तो हमारे साथ खड़े हो जाएंगे तो हम तो जंग जीत जाएंगे। बिल्कुल तो सही। वाह। बज़ाहिर मफहूम कहाँ से आते हैं, ये भी हाँ, आपने जितना जी पढ़ा हो। बिल्कुल। तो मैं माज़े जिंदगी पर सुर्ख रू हो जाऊंगा, तुम अगर मेरे बराबर में खड़े हो जाओगे। अब देखिए खड़े खड़े पे कितने मुहावरे हैं। हम्म तुम अगर मेरे बराबर में खड़े हो जाओगे, कोई गैरतमंद मोहसिन खुद ब खुद मर जाएगा, हम्म। कोई गैरतमंद मोहसिन खुद ब खुद मर जाएगा, सामने उसके जो तुम तनकर खड़े हो जाओ। क्या बात है, वाह। इसमें तो तनकर खड़े इसी हो। में बहुत क्या कहते हैं, इसमें एक शेर बहुत मुझे अजीज है कि जिसकी गीबत कर रहे हो तुम सभी सर जोड़कर, हम्म। जिसकी गीबत कर रहे हो तुम सभी सर जोड़कर, आया तो ताजीम में उठकर खड़े हो जाओ। क्या बात है, वाह वाह। जिसकी गीबत कर, अब कई बार ऐसा होता है कि हम हाँ किसी शख्स के ना होने पर उसकी गीबत निंदा कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक वो आता है तो आइए आइए हुजूर, और हाँ खड़े हाँ, हो जाते हैं सम्मान में, इज्जत में, ताजीम में। जी। तो यही वो गजल है जिसमें मैंने कुछ शेर सुनाया आपको, सभी में मुहावरे हैं। खैर अजय गजलों भाई, का सिलसिले। आपने इतनी गंभीर किस्म की शायरी लिखी है, ऐसे ऐसे प्रयोग आपने किए हैं, और आप ही को एक क्रेडिट जाता है, जिसको बिल्कुल नया ही टर्म वो एक चल पड़ा है शायरी का कि कुछ लोग उसको टेक्नो शायरी कहते हैं, कुछ लोग उसको डिजिटल शायरी कहते हैं। और जब मैंने सुनी तो मुझे बड़ा मजा आया। क्या है, खुश है तुमको डिलीट करते हुए, जी 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 जी। हमें ट्वीट करते हुए। तो वो कहाँ एक वो पैरामीटर है और कहाँ ये शायरी है। तो ये आपको कैसे आया कि मैं इस तरह की बात करूं, इस तरह की शायरी लिखूं? फिर है बड़ी दरअसल अ, हाँ दिलचस्प तो है, दिलचस्प है। क्योंकि नया जमाना है, जी नई जनरेशन है और इंग्लिश से आशना है। हाँ। दरअसल होता क्या है बहन के, आप ये समझ लीजिए कि जो भी जबान आप जानते हैं, हम्म। कोई भी लफ्ज हो, अगर आप उसको सही, मेरा एक शेर है कि उसके अतराफ की दुनिया को समझिए पहले। एक लफ्ज अपने अतराफ में चारों तरफ एक दुनिया बसाए हुए होता है, जी जी। उसके अतराफ की दुनिया को समझिए पहले, फिर कोई लफ्ज बरतने की जसारत करना। क्या बात है, हाँ सही, बिल्कुल सही है। सही उसके बात है। एक लफ्ज जो होता है, पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द बसी हुई होती है। तो अगर आप किसी लफ्ज को के सही मफहूम जानते हैं तो हम्म, उसको बरतना बहुत आसान होता है। और अगर आप इंसाफ कर पाते हैं, इसी ये गजल जो मैंने आपको सुना रहा हूँ कि उसके अतराफ की दुनिया को समझिए पहले, फिर कोई लफ्ज बरतने की जसारत करना, इसका मतलब यह है कि अपने महबूब को हंसते हुए रुखसत करना। आय हाय, वाह। अपने महबूब को हंसते, ये देखिए ये लहजा जो है ये पाकिस्तान से आया, क्योंकि हम्म, पाकिस्तान में इस तरह के शेर बहुत कहे जाते थे जब मैं छोटा था। जी तो मैं बहुत मुतासिर था पाकिस्तानी अदब से। अपने जी। वहां, क्योंकि वहां जो पाकिस्तान का जो अदब है, वहां सब कुछ महबूब है। हम्म वहां ज्यादा मसाइल नहीं है, या तो हिजरत के मसाइल हैं, और हम्म। हिजरत पे मेरा अलग तरह के जी अशार हैं, मैंने हिजरत पे बहुत अच्छे अच्छे अशार कहे हैं। तो बड़ा मुतासिर था पाकिस्तानी अदब से। तो वहां का लहजा मैंने बहुत अपनाने की कोशिश की। अब तो पाकिस्तानी लोग मेरे लहजे को अपना रहे हैं, डिलीट करते हुए, ट्वीट करते हुए, इंग्लिश वगैरह के, वो नंबर नहीं बदला वगैरह। हम्म। तो हाँ, उस मैंने शेर इसका पर आएंगे। वो जी जी, आपका मेरे ख्याल से बड़ा ही पॉपुलर शेर है, और बहुत शायद पॉपुलर है। बहुत से लोगों का सचमुच ऐसा ही होता होगा कि पासवर्ड वही होते होंगे। हाँ हाँ हाँ। शेर पर दरअसल वो आएंगे। तो जी लाखों 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 करोड़ों वीडियो उस पे बने, जी जी टिकटॉक वगैरह पर। और जी। उसने पूरे मतलब यानी कि पूरे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मुझे बराबर से मकबूल किया इन अशार ने। बाद में लोगों ने मतलब मेरी और शायरी की तरफ, क्योंकि होता है जब किसी का एक शेर आप सुनते हैं या हम्म, दो शेर सुनते हैं, तो फिर आपका तजस्सुस होता है कि इस आदमी को और पढ़ा जाए, उस सुना जाए। तो बिल्कुल। इन शेरों से मैं पाकिस्तान पहुंचा, और हम्म, उसके बाद पाकिस्तान के लोगों ने, मतलब हिंदुस्तान के लोगों ने भी और पाकिस्तान के लोगों ने भी मुझे यूट्यूब पे सर्च किया,
और सर्च करने के बाद गूगल पे और फेसबुक पर मेरी शायरी पढ़ी और फिर पजीराई हुई तो बहुत अच्छा लगा। मैं सुना रहा था कि अपने महबूब को हंसते हुए रुखसत करना, अपने महबूब को हंसते हुए रुखसत करना, इतना आसान भी नहीं खुद से बगावत करना। अपने महबूब को हंसते हुए रुखसत करना, इतना आसान भी नहीं खुद से बगावत करना। भूखे बच्चे के लिए दूर गई है चिड़िया, ये शेर कमाल है आपका, वाह। भूखे बच्चे के लिए दूर गई है चिड़िया, मेरे अल्लाह तू दोनों की हिफाजत करना। वाह, वाह। भूखे बच्चे के लिए दूर गई है चिड़िया, मेरे अल्लाह, क्योंकि अगर वो लौट कर आएगी इनको नहीं देखेगी तो वो मर जाएगी, और अगर वो दाना लेके नहीं आई तो भूख से ये मर जाए। हाँ, भूखे बच्चे के लिए दूर गई है चिड़िया, मेरे अल्लाह तू दोनों की हिफाजत करना। इश्क पाने में मुकम्मल या जुदा होने में, कहीं कहीं मिसरे भूल जाता हूँ, इश्क पाने में मुकम्मल के जुदा होने में तुम समझ जाओ तो मुझ पर भी इनायत करना। तो ये चीज थी। अब वो आप पूछ रहे हैं पासवर्ड वाला शेर। दिन में 100 बार याद करता हूँ सारे पासवर्ड तेरे नाम के हैं। इसकी पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है बहन जी। ये फेसबुक नहीं था, ये ट्विटर भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था जी। और उस जमाने में मैं ब्लॉग लिखा करता था। अच्छा। हाँ, मैं उस जमाने में ब्लॉग लिखा करता था, फोरम पे शायरी किया करता था। फोरम पे बहुत लोग थे, मेहताब कद्र, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान और अमेरिका के बड़े अच्छे अदीब से मुलाकातें हुई वहां पर फोरम पे। फोरम के बाद जो था ये ब्लॉग भी लिखता था, लेकिन उसके बाद फेसबुक वगैरह आया। उससे पहले की बात है कि जब फोरम वगैरह पे और मैं ब्लॉग लिखा करता था, तो एक दिन मेरे जो था मेरा ब्लॉग खुला ही नहीं। तो मुझे पोस्ट करना था, मैं हैरत में हो गया, तो पता चला कि खुल ही नहीं रहा है, हैक हो चुका है। तो मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने दूसरी ईमेल आईडी बना करके गूगल को एक ईमेल लिखा, क्योंकि मेरा ईमेल ही एक्सेस, मैं अपना ईमेल ही एक्सेस नहीं कर पा रहा था। तो वहां से उन्होंने इंटरव्यू के लिए मुझे बुलाया और बाकायदा मेरा इंटरव्यू किया, और उन्होंने उसके बाद कहा कि किसी भी तरह से गूगल इतना मतलब सुरक्षित, इतना महफूज है कि इसको भेद पाना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी साइबर कैफे वगैरह में आप अपना ईमेल खुला छोड़ दिया होगा और किसी ने पासवर्ड बदल दिया होगा, इसलिए आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं मायूस हुआ। उसी जमाने में मेरे पास मेरा कालागढ़ का सहपाठी था, तो उसने एक फोन किया मुझे, क्या बात है भाई चांद, आजकल तेरा ब्लॉग नहीं आ रहा। तो मैंने कहा यार क्या बताऊं, मेरा ब्लॉग जो था वो हैक हो गया या क्या हो गया, मैं एक्सेस ही नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या लिखूंगा। तो वो कहने लगा कि अरे भाई कुछ खर्चा पानी करो तो आपका मिल जाए। मैं कोशिश करूं, कि वो आईटी एक्सपर्ट था। तो मैंने कहा यार ये भी कोई पूछने की बात है, आप कर दो मदद मेरी यार। कहने लगे फिर आओ मद्रास कैफे में आओ, कनॉट प्लेस, और वहां बैठते हैं, चाय पाए पीते हैं मद्रास की, हाँ कॉफी वगैरह पीते हैं, फिर कोशिश करते हैं देते हैं। वहां गए, वो लैपटॉप उसके पास था, और उसने जो था यूं करके घुमाया अपना लैपटॉप और मेरे सामने कहा कि भैया अपना पासवर्ड बदल लो। अब देखो सामने, तो मैं हैरत में पड़ गया, और क्योंकि मेरा एक्सेस हुआ था अकाउंट। तो मैंने जो था उससे हैरत से पूछा कि यार तूने कैसे हासिल कर लिया यार। अच्छा हाँ, तू आईटी एक्सपर्ट है ना, इसलिए तूने हासिल कर लिया होगा। कहने लगा आईटी एक्सपर्ट का कोई रोल नहीं है इसके अंदर, मैंने इसलिए हासिल कर लिया इसका एक्सेस क्योंकि हैक भी मैंने ही किया था। बढ़िया। तो मैंने कहा कि तूने हैक कैसे कर लिया। कहने लगा एक दिन मैं बैठा हुआ था और अचानक मेरे दिमाग में आया, मैंने तेरे ईमेल आईडी डाला और पासवर्ड की जगह पर मेरे दिमाग में ये बात आई कि तेरा पासवर्ड क्या हो सकता है। तो बचपन में हमारे साथ एक लड़की पढ़ा करती थी और बहुत कुर्बत थी हमारी, और बचपन मतलब बहुत अजीज दोस्त थी हमारी। तो उसने कहा कि मैंने जैसे ही वो नाम डाला तेरा एकदम से ईमेल जो था वो खुल गया। तो मुझे हैरत हुई, और उसके बाद मैंने उसका ईमेल का फिर वो सब एक्सेस मेरे हाथ में आ गया। तो मैंने सब कुछ चेंज कर करके, रिकवरी का भी चेंज कर दिया और ये भी सब कुछ करके, और फिर मैंने बना लिया। फिर मैं मजाक के तौर पे किया था। तो दरअसल हम एक बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं उससे पहले पासवर्ड अक्सर भूल जाया करता, और हर किसी के साथ ये परेशानी चलती है कि वो हाँ भूल जाते हैं। तो फिर वो पासवर्ड ऐसा रख देता है कि जिसे वो कभी ना भूलता हो।
अल्लाहू अकबर भी हो सकता है, या रसूल अल्लाह भी हो सकता है, जिस तरह से भी आप रखना चाहते हैं तो वो पासवर्ड रखते हैं कि जो भूले नहीं। तो फिर जाहिर सी बात है कि मेरा पासवर्ड था, तो ये शेर मैंने तब कहा था। और उसके बाद ये जब ये फेसबुक और व्हाट्सएप और टिकटॉक का ज़माना आया तो ये इतना मकबूल हुआ कि लोगों ने फिर करोड़ों वीडियो बनाए जी। और चलता रहा मुझे ठीक से याद नहीं आ और रहा, मुझे किसी डिलीट का जी, किसी का जी, शेर जी। था ऐसे ही, उसमें वो उन्होंने कहा था कि अब तेरा नाम पासवर्ड के काम आता है, तो लगभग ऐसे दरअसल ही। ये सब मेरे एक्चुअली क्या होता है कि सब ये अक्स होते हैं। एक जी, मफ़हूम मैं आपको बताता हूँ, एक शेर आया था कि गालिबन पाकिस्तान से एक शेर आया था, अभी कुछ दिन पहले, साल 2 साल की बात हुई होगी। क्योंकि आज भी मैं पाकिस्तानी अदब बहुत पढ़ता और सुनता रहता हूँ। जी, नौजवान बच्चे भी वहाँ बहुत अच्छे-अच्छे शेर कह रहे हैं। जी, बिल्कुल। तो एक शेर पाकिस्तान से आया था, गुफ्तगू लंबी ना हो जाए, खैर कोई बात नहीं। तो पाकिस्तान से एक शेर आया था कि इश्क लटका लोग नीचे उतार लेंगे मुझे, हुँ, हुँ, लोग नीचे उतार लेंगे मुझे, इश्क लटका रहेगा पंखे से। अब हुँ, उसके बाद इस पंखे के पीछे हिंदुस्तान की नौजवान नस्ल एकदम से पड़ गई। किसी हुँ, ने कहा मैं दहेज में पंखा नहीं दूंगा उसको, किसी ने कहा कि मैं पंखा उसके कमरे से निकाल लूंगा। तो ये अक्स हुआ करते हैं। तो हुँ, मेरे पासवर्ड वाले शेर के बाद इस तरह के बहुत शेर बाजार में आए। जी। लोगों ने तरह तरह से पासवर्ड लफ्ज का इस्तेमाल करके कहा। तो ये सब उसके अक्स होते हैं, लोग करते हैं अपने अपने तरीके से। आदिल भाई, अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वो जो हमेशा लोग कहा करते हैं कि कुछ सुनाइए नई और ताज़ा, और मैं ये भी जानना चाहूँगी कि वो क्या फ़र्क है नई और ताज़ा? अ, नई और ताजा पे का फर्क जो है, मैं आपको एक वाकये में सुनाता हूँ। एक जी, शायर हैं, बहुत मकबूल शायर हैं। जी, अक्सर फ़ोन पे गुफ्तगू तो रहती है। उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि वो आदिल भाई कुछ नए शेर सुनिए। तो मैंने कहा इरशाद भाई सुनाइए। जी। उन्होंने कुछ शेर सुनाए मुझे। हुँ, तो मैंने कहा ये तो ताज़ा शेर थे, आपने हुँ, सुनाए। अब नए शेर जो आपने कहा था वो भी सुनाइए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आदिल भाई नए और ताज़ा में क्या फ़र्क है? हाँ, मैंने कहा देखिए नए शेर वो होते हैं, मैंने बताया कि ताज़ा शेर वो होते हैं कि जिनका कंटेंट पुराना होता है, बस आपके अल्फाज बदल जाते हैं। हुँ, जो आप 700 साल की शायरी या 800 साल की शायरी के अंदर कंटेंट पुराना है, वही मतलब गुल, अरे! वही बूटा, वही बाग, वही चमन, जी, वही शीशा, वही पत्थर, जी, वो उस पर आपने डिफरेंट डिफरेंट एंगल से शेर कहे हैं, बिल्कुल। लेकिन वो कंटेंट पुराने हैं, हुँ, अल्फाज बदले हैं और हुँ, आपने शेर कही तो ताज़ा कहलाते हैं। हुँ, नए शेर वो होते हैं कि जो जो कंटेंट आपने कभी सुना ही नहीं, जैसे हुँ, पासवर्ड सारे तेरे नाम के हैं, मैं हाँ, इसको कह सकता हूं कि ये नया शेर है। जी, जैसे कि दिन में 100 बार याद करता हूं, हुँ, पासवर्ड सारे तेरे नाम के हैं, हुँ, जाने किस वक्त अचानक तेरी याद आ जाए, जाने किस वक्त अचानक उसे याद आ जाए, मैंने ये सोच के नंबर नहीं बदला अपना। हाँ, ये मेरा शेर बहुत मकबूल हुआ। हाँ, इसके बाद नंबर के पीछे पड़ गए लोग जी, और उन्होंने तरह तरह से नंबर नहीं बदला पे शेर कहने शुरू किए। जैसे ये कि जो आपको मैं बता रहा हूं कि खुश हैं तुमको डिलीट करते हुए, रो पड़े हम ये रो ट्वीट पड़े कर। हम ये ट्वीट करते हुए। जी, दरअसल इस शेर के पीछे की भी बहन एक कहानी है और हर शेर के पीछे एक कहानी होती है। जी, मैं ही मेरी ही नहीं, जो भी शायर शेर कहता है उसके पीछे कहीं न कहीं एक दास्तान छुपी होती है। बहुत से शेरों के पीछे एक दास्तान होती है। जी, तो दरअसल हमारे एक फ़ेसबुक फ्रेंड थे हुँ, और मैं बहुत अच्छे तरीके से उनसे फ़ेसबुक पर दोस्ती रहा करती थी और एक दिन पता ये चला कि वो इंतकाल फ़रमा गए ओह! और बहुत रंज हुआ, बहुत अफ़सोस हुआ कि जिसको कभी मिले नहीं और इतनी मोहब्बतें, इतना फ़ोन पर गुफ्तगू होना, सब कुछ होना, तो हुँ, वो सब चीज़ें थी। लेकिन अब आप एक बात समझते हैं कि ये आपके साथ भी होता है, हमारे साथ जब कोई इंतकाल कर जाता है, तो हुँ, कुछ दिनों बाद आप उसको अपने फ़ेसबुक अकाउंट से अनफ्रेंड करते हैं, डिलीट करते हैं। हुँ, तो यकीन मानिए कि जब मैं उनको अनफ्रेंड कर रहा था, तो वहाँ मेरी से आँखों में आँसू थे। हाँ, बेपनाह मैं तस्लीम करता हूँ कि वो शख्स जब इंतकाल कर गए थे, जब मैं उनको डिलीट कर रहा था अपने अकाउंट से, तो हुँ, मेरी आँखों में आँसू थे कि मैं इस शख्स को कितना प्यार करता था
और आज मुझे इसको डिलीट करना पड़ रहा है। हम्म। तो फिर ये जब ख्याल मेरे दिमाग में आया तो मैंने खुश हैं तुमको डिलीट करते हुए, क्योंकि खुशी तो ये है कि हमें 5,000 लोगों का ही रखना होता है। तो तो एक बन रही है। एक तरीके से ये है कि भाई ठीक है, दूसरा नया कोई आएगा। हम्म, तो फिर ये शेर कहा मैंने और ये बहुत मकबूल हुआ, बहुत ही मकबूल हुआ। जी। अब आप जैसे पूछ रहे थे कि अंग्रेजी के लफ्ज के इस्तेमाल का जो मामला था, जैसे मैंने कहा था कि जो लफ्ज आपके जहन में होते हैं, शऊर में, तहतुल शऊर में, लाशऊर में, तो वो जब आप बरतते हैं तो उसमें आपको आप बरतते भी हैं और बरत सकते हैं, किसी लफ्ज का मतलब हो। 1988 में मैंने ये गजल कही थी, क्योंकि इंग्लिश के लफ्ज मज़ाहिया तौर पर तो बहुत लोगों ने बरते थे, लेकिन संजीदा तौर पर इंग्लिश काफियों में गजल किसी ने नहीं कही थी, और इक्का दुक्का इंग्लिश के लफ्ज बरते होंगे। मैंने मुहावरों पर याद आया कि मैंने इंग्लिश के मुहावरे जो थे उनको भी कहीं ना कहीं बरता है। ये मतलब है, हाँ, मतलब इंग्लिश के मुहावरे भी मैंने बहुत जगह बरते हैं। किसी का दिल दुखाकर यूं तो टाइम पास होता है। अब टाइम पास होना एक मुहावरा है। किसी का दिल दुखाकर यूं तो टाइम पास होता है, मगर एक वक्त आता है बड़ा एहसास होता है। क्या बात। अब इस शेर के पीछे एक कहानी है। हमारे एक टीचर हुआ करते थे, धर्मपाल सिंह। तो जब पढ़ते हैं तो उस वक्त अपने असातिजा का बड़ा दिल दुखाते हैं, मतलब कभी कुछ किसी तरीके से। तो जब हम लोग पढ़ लिख करके अपनी मतलब यहाँ आ गए, सब कुछ हो गए, तो एक बार हम सब लड़कों ने ये बनाया कि चलिए भाई इकट्ठा होते हैं और कालागढ़ में इकट्ठा होते हैं। तो हम लोग सब लोग इकट्ठा होकर के उनके पास गए, जो हमारे क्लास टीचर थे धर्मपाल सिंह जी। तो जब हम उनके पास गए तो वो उस वक्त तक अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। तो जब हम लोग गए तो हमने अपना नाम बताया उनको, तो वो एक एक दूसरे के सर पर हाथ फेर कर बड़ा प्यार कर रहे थे। जी जी। तो ये जो ख्याल जो था उसके लौटने के बाद मेरे दिमाग में आया कि यार हम इन्हीं लोगों का दिल दुखाते थे जो आज रो रहे हैं हमारे सर पर हाथ रखते हुए, और आवाज से पहचान रहे हैं, नाम से पहचान रहे हैं। तो फिर मैंने ये मतला कहा था, किसी का दिल दुखाकर यूं तो टाइम पास होता है, मगर एक वक्त आता है बड़ा एहसास होता है। मैं बता रहा था कि 88 के आसपास में मैंने ये गजल कही थी, जो इंग्लिश काफियों में गजल थी मुकम्मल तौर पर। सुन लीजिए उसके दो चार शेर। उसमें एक शेर बहुत मुझे अजीज है, एक शेर बहुत अजीज है कि ख्वाहिशे दुनिया जो की तो ऑटोमेटिक हो गए। ख्वाहिशे दुनिया जो की तो ऑटोमेटिक हो गए, जो थे अच्छे खासे शायर डिप्लोमेटिक हो गए। हाँ। ख्वाहिशे दुनिया जो की तो ऑटोमेटिक हो गए, जो थे अच्छे खासे शायर डिप्लोमेटिक हो गए। अब बहन वो शेर सुना रहा हूं जो मुझे बड़ा अजीज है, अंग्रेजी का काफिया है, लेकिन गजल का दामन नहीं छोड़ा है। गजल जो महबूब से बातें करना और सब कुछ है, जो जो म्यार है गजल का, कि ख्वाहिशे दुनिया जो की तो ऑटोमेटिक हो गए, जो थे अच्छे खासे शायर डिप्लोमेटिक हो गए। बहन शेर सुनिए कि अब किसी से भी नहीं करते हैं अपने दिल की बात, अब किसी से भी नहीं करते हैं अपने दिल की बात, आपसे बिछड़े तो कितने सिस्टमेटिक हो। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल, इतना गंभीर शेर है और उसमें अंग्रेजी का शब्द, और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो लोगों ने यूज किया है वो मजाहिया तौर पे यूज हुआ, लेकिन इतनी गंभीर बात कहते हुए भी मजाहिया तौर पर तो अंग्रेजी के काफी इस्तेमाल किए लोगों ने। क्या कहते हैं, अब किसी से भी नहीं करते हैं अपने दिल की बात, आपसे बिछड़े तो कितने सिस्टमैटिक हो गए, इतने चेहरे। अब अंग्रेजी का काफिया मुहावरा भी सुनिए और काफिया भी सुनिए कि इतने चेहरे हमने बदले जिंदगी तेरे लिए, इतने चेहरे हमने बदले जिंदगी तेरे लिए, रफ्ता रफ्ता हम डिपेंड ऑन कॉस्मेटिक हो गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। वाह। तो चलता रहा शायरी का। आदिल भाई, आपका एक शेर है, जिंदगी भर के लिए दिल पे निशानी पड़ जाए, जी, बात जी। ऐसी न लिखो लिख के मिटानी पड़ जाए। जी हाँ, बहुत और बहुत ये मेरी दुआ है
हम सुखन के मंच की दुआ है, हम सब की दुआ है, आपको सुनने वाले, आपको चाहने वाले सभी लोगों की दुआ है कि आपकी कलम हमेशा ऐसी बातें लिखे जो बहुत कभी शुक्रिया, मिटाई ना जा सके। बेशक। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया, आप हमारे साथ रहे। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश। अस्सलाम वालेकुम।